brought to you by Candid Dusting Powder and American Pistachios. कैंडिड डस्टिंग पाउडर रेडनेस, इरिटेशन, स्वेट रैश और फंगल इन्फेक्शन जैसे 4 स्किन प्रॉब्लम्स का एक एक्सपर्ट सॉल्यूशन। अब रहो अनस्टॉपेबल कैंडिड डस्टिंग पाउडर के साथ। स्पीकर के चुनाव के बाद संसद में क्या बहस हुई? प्रधानमंत्री मोदी के भाषण के बाद राहुल अखिलेश ने क्या चर्चा की? क्या एनडीए और इंडिया अलायंस के बीच कोई सीक्रेट डील भी हुई है? इमरजेंसी पर संसद में और क्या बवाल हो गया? और ईडी के बाद सीबीआई ने अरविंद केजरीवाल को हिरासत में क्यों लिया? क्या सच में केजरीवाल ने मनीष सिसोदिया पर कोई दोष मढ़ा है? इन खबरों और इन बिंदुओं पर आज विस्तार से चर्चा करेंगे आज के दी लल्लन टॉप शो में। नमस्ते, मैं हूं निखिल और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी लल्लन टॉप शो। 25 जून यानी कल के दिन जब संसद की कार्रवाई खत्म हुई तो एक बात साफ हो गई थी कि आज यानी 26 जून के दिन सुबह 11 बजे स्पीकर पद के लिए संसद में मत विभाजन होगा, वोटिंग होगी। एनडीए के प्रत्याशी ओम बिरला और इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी के सुरेश के बीच चुनाव तय था, लेकिन वोटिंग वाला दिन आने से पहले ही 25 जून को कांग्रेस पार्टी ने रायबरेली के सांसद और पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को सदन में नेता प्रतिपक्ष नियुक्त कर दिया, सिफारिश कर दी उनके नाम की। कांग्रेस पार्टी के इस फैसले पर आई इंडिया गठबंधन के नेताओं की प्रतिक्रियाएं आप सुन लीजिए। राहुल गांधी, उनको बधाई देता हूं एलओपी बनने के लिए, और हम सब विपक्ष के लोग मिलकर के काम करेंगे, सत्ता पक्ष से जवाब मांगेंगे। राहुल गांधी जी के लीडर ऑफ ऑपोजिशन बनने से न सिर्फ कांग्रेस में, कांग्रेस कार्यकर्ताओं में, लेकिन पूरा विपक्ष, समूचा जो इंडिया अलायंस है, सभी लोगों में एक ऊर्जा का संचार हुआ है। राहुल गांधी जी ने लगातार इस सरकार को चुनौती दी है, पारदर्शिता की लड़ाई लड़ी है। गांधी जी ने एज एन एलओपी कहा है, वो हम सबकी मन की बात है कि अब जो होगा जन की बात होगी, जनाधार पे होगी, और जनाधार के हिसाब से विपक्ष को भी इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है जितनी सत्ता पक्ष ने। एक बड़ा फेस, एक मजबूत आवाज, एक सच बोलने वाला एक आवाज, और बिल्कुल बिना किसी जाति, धर्म, मजहब, बिना किसी राग, द्वेष, भय के एक फेस तो देश को सशक्त विपक्ष के रूप में चाहिए थे। तो इससे बड़ी खुशी और कुछ क्या हो सकती है? हमने पत्रकारों और टिप्पणीकारों से समझने की भी कोशिश की कि कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी को नेता प्रतिपक्ष बनाने के निर्णय पर कैसे पहुंची। राहुल गांधी एलओपी बने, ये पूरी कांग्रेस पार्टी चाहती थी। कांग्रेस कार्य समिति से लेके पार्लियामेंट्री पार्टी, सब लोग चाहते थे कि राहुल गांधी एलओपी बने। गेंद राहुल गांधी के पाले में थी। राहुल गांधी ने कहा कि मुझे कुछ वक्त चाहिए। अब कहानी ये है कि एक बड़ा मुद्दा इसमें यह था कि जब ये बात रखी जा रही थी तब मल्लिकार्जुन खड़गे, जो पार्टी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने कह दिया कि मेरा भी यही निर्णय है। और उन्होंने एक और बात ये कही कि आपको सबकी भावनाओं का ध्यान रखना चाहिए। कांग्रेस कार्य समिति ने जो प्रस्ताव पारित किया है कि आप एलओपी बने, उसका मान रखना चाहिए। तो ऐसे में राहुल गांधी के सामने ज्यादा कुछ रहा या ज्यादा कुछ ऑप्शन बचा नहीं था। पर राहुल गांधी कोई भी जिम्मेदारी लेते हैं एक गंभीर नेता के तौर पे, तो वो उसको वे करके, तोल मोल के लेते हैं। वो जानना चाहते थे कि इसमें क्या क्या उनके खाते में आएगा, कितना कामकाज से लेके क्या प्रोफाइल होगी, और यही वजह है कि थोड़ा समय लगा। फिर राहुल गांधी ने खुद इस पे हामी भर दी। जाहिर तौर पे कांग्रेस पार्लियामेंट्री पार्टी की जो चेयरपर्सन है सोनिया गांधी भी यही चाहती थी, और आखिरकार पहली बार पिछले 10 साल में और राहुल गांधी ने एक संवैधानिक पद की जिम्मेदारी ली। इसके बाद 26 जून का दिन शुरू हुआ। ये दिन वोटिंग का था और इस दिन की शुरुआत से ही दोनों प्रत्याशियों और उनके समर्थकों के विजुअल्स और बयान टीवी स्क्रीन पर तैरने लगे। कोई बातचीत नहीं हुई, चुनाव तो होने वाला है, इसीलिए तो नॉमिनेशन डाले हैं, और जब नॉमिनेशन डालते हैं तो चुनाव के लिए ही डालते ना। कुछ रात लोग ही जीतेंगे, हमारी ही पार्टी सत्ता में है, तो हमारी ही पार्टी के जो स्पीकर हैं वो जीतेंगे। वो इंडिया ब्लॉक ने भी अपना कैंडिडेट उतारा हुआ है, खैर वो तो उतारेंगे ही, उनकी जो इच्छा है वो करेंगे, लेकिन हमारे ही स्पीकर जो है वो जीतेंगे। राहुल संख्या थोड़ी है, और देखिएगा हम लोग के संख्या बढ़कर ही इस बार उनका चुनाव जब वो जीतेंगे ओम बिरला जी, तो उसमें संख्या भी आप देखिएगा। आज के बाद सत्ता पक्ष को ये संदेश मिलना चाहिए
कि 2024 का पहला का सदन और 2024 के बाद का सदन में बहुत जमीन आसमान का फर्क है। फिर लोकसभा की कार्रवाई शुरू हुई। कार्रवाई शुरू होने के साथ ही दोनों प्रत्याशियों के खेमों ने अपने अपने प्रत्याशियों के समर्थन में मोशन जो था वो प्रोटेम स्पीकर भर्तृहरि महताब के पास सबमिट कर दिया। 11 बजे ध्वनि मतदान हुआ, यानी वॉइस वोट, और वोटिंग के बाद प्रोटेम स्पीकर ने ओम बिरला को विजेता घोषित कर दिया और फिर आग्रह किया कि ओम बिरला स्पीकर की कुर्सी ग्रहण करें। फिर जो दृश्य बना आप देखिए। I invite Sri Om Birla to come up and occupy the chair. आपके चेयर है, आप संभालें प्लीज। कुर्सी पर बैठने के बाद ओम बिरला का स्वागत प्रधानमंत्री ने किया। कहा कि आपके कार्यकाल में 17वीं लोकसभा काफी प्रोडक्टिव रही। अमृत काल के इस महत्वपूर्ण कालखंड में दूसरी बार इस पद पर विराजमान होना बहुत बड़ा दायित्व आपको मिला है और आपका 5 वर्ष का अनुभव और आपके साथ हम लोगों का 5 साल का अनुभव, हम सबका विश्वास है कि आप आने वाले 5 साल हम सबका मार्गदर्शन भी करेंगे और देश की आशा अपेक्षाएं पूर्ण करने के लिए ये सदन अपना दायित्व निभाने में आपकी बहुत बड़ी भूमिका रहेगी। प्रधानमंत्री के भाषण के बाद नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भी संसद में सभी की बातों को सुनने का आग्रह ओम बिरला से किया। This house represents the voice of India's people, and you, Speaker Sir, are the final arbiter of that voice. Of course, the government has political power, but the opposition also represents the voice of India's people. And this time, the opposition represents significantly more voice of the Indian people than it did last time. Speaker Sir, the opposition would like to assist you in doing your work. We would like the House to function often and well. Speaker Sir, it is very important that cooperation happens on the basis of trust. It is very important that the voice of the opposition is allowed to be represented in this House. राहुल गांधी के बाद सपा प्रमुख और कन्नौज सांसद अखिलेश यादव सामने आए और ये बयान दिया उन्होंने। जिस पद पर आप बैठे हैं इससे बहुत गौरवशाली परंपराएं जुड़ी हुई हैं और हम सब यही मानते हैं कि बिना भेदभाव के आगे बढ़ेगा और लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में आप हर सांसद और हर दल को बराबरी का मौका और सम्मान देंगे। इसके बाद सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही ओर के सांसदों ने ओम बिरला के स्वागत के बहाने एक दूसरे पर जमकर निशाना साधा। देखिए झलकियां। अध्यक्ष महोदय, आज आपको निरंतर दूसरी बार इस आसन पर विराजमान होते देखकर मुझे 1963 की एक फिल्म बंदनी का एक मशहूर गीत याद आ रहा है। ओ जाने वाले, हो सके तो लौट के आना, ये घाट तू ये बाट कहीं भूल ना जाना। और आज आपको यहाँ देखकर इस गीत की और भी अधिक प्रासंगिकता प्रतीत हो रही है। सर, मैं आपको अपनी जानिब से, पूरे मुल्क की जानिब से मुबारकबाद देता हूं और मुझे यकीन है कि आपकी पार्लियामेंट की आवाम इस बात पर फख्र कर रही है कि आप दूसरी मर्तबा इस ऐवान के स्पीकर बने हैं। सर, आप इस हाउस के रिपोजिटरी है, कस्टोडियन है, मगर हकीकत यह है कि अक्सरियती जमात के पास नंबर है मगर उनके पास अक्सरियत की
ताकत नहीं है, यहाँ अपोजिशन के पास अक्सरियत की आवाज़ भी है। तो इसीलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि आप छोटी पार्टियों को मौका दीजिए। सर, बहुत सारे सदस्यों ने आपकी तारीफ की और मैं खुद आपसे सर मिला हूं। जब मुझे एक परेशानी आई तो आपने मेरा संरक्षण किया। सर, हम नई पार्टी हैं और मैं अपने लोगों की आज़ाद आवाज़ हूं सर। मैं आपसे संरक्षण की अपील करता हूं, उम्मीद करता हूं कि आप संरक्षण करेंगे सर। इन तमाम वक्तव्यों के बीच एक वक्त वो भी आया जब ओम बिरला अपनी कुर्सी से खड़े हुए और सांसदों को हिदायत दी कि अगर स्पीकर अपनी कुर्सी पर खड़े हो जाते हैं तो उस समय बाकी सांसदों को बैठ जाना चाहिए। प्लीज एक मिनट, प्लीज बैठिए, प्लीज बैठिए, प्लीज। जब स्पीकर सीट से खड़ा हो जाता है तो मैं माननीय सदस्यों को अवगत कराना चाहता हूं वो बैठ जाया करें। ये मैं पहली बार कह रहा हूं, मुझे 5 साल कहने का अवसर नहीं मिलना चाहिए। फिर लोकसभा को संबोधित करने की बारी ओम बिरला की थी। उन्होंने कहा कि वो कोशिश करेंगे कि सदन की मर्यादा बरकरार रहे, गतिरोध न हो और स्वस्थ बहस होती रहे। लगातार तीसरी बार एनडीए की सरकार बनी है। पिछले एक दशक में जनता की अपेक्षाएं, आशाएं, आकांक्षाएं बढ़ी है। इसलिए हम सबका दायित्व हो जाता है कि हम उनकी अपेक्षाएं, आकांक्षाओं को प्रभावी तरीके से पूर्ण करने के लिए सामूहिक प्रयास करें। अब इसके बाद ओम बिरला जो बोलने वाले थे उस पर हंगामा तय था। आपको ध्यान होगा कि बीते रोज यानी 25 जून को इंदिरा गांधी द्वारा लगाई गई इमरजेंसी की 49वीं सालगिरह थी। इस सालगिरह का तापमान एक दिन बाद यानी आज के दिन तक पहुंचा। ओम बिरला ने कहा कि देश में इंदिरा गांधी तानाशाही लेकर आई थी, देश के लोकतांत्रिक मूल्यों को कुचल दिया गया और अभिव्यक्ति की आज़ादी का गला घोट दिया गया। ओम बिरला के बयान को पक्ष से समर्थन मिला और स्वाभाविक रूप से विपक्ष से विरोध और हुआ बवाल। देखिए झलकियां। भारत के इतिहास में 25 जून 1975 के उस दिन को हम हमेशा काले अध्याय के रूप में जाना जाएगा। हम सब 2 मिनट का मौन रखते हैं। और इस बवाल के बाद लोकसभा को 27 जून तक के लिए स्थगित कर दिया गया, लेकिन सदन के अंदर बहस बंद हो गई थी। बवाल बंद कमरों से बाहर संसद की सीढ़ियों पर चला गया। एनडीए के सांसद हाथ में तख्तियां लिए आपातकाल के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे। उन्होंने क्या कहा, आइए सुनते हैं और ये भी सुनते हैं कि उन्हें जवाब क्या मिला। आज सोचने का विषय है कि कांग्रेस कभी अपने आदत से बाज ना। देश के नौजवानों को ये संसदीय व्यवस्था में जो एक बीच के कालखंड में 75 में इमरजेंसी लगा, उसे नौजवानों को जानने का जरूरी है। किस इमरजेंसी के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, पहले ये तो पता लगे। ये जो अघोषित इमरजेंसी मोदी साहब ने लगा रखी है, अमित शाह जी ने लगा रखी है, जहां तक सवाल है, आज सरकार एक प्रस्ताव लाई और उस प्रस्ताव में उन्होंने 50 साल पहले की इमरजेंसी का जिक्र किया है। वो इमरजेंसी तो संविधान के अंतर्गत थी और जिसके लिए खेद भी व्यक्त कर दिया गया। इतने जनादेश उसके बाद आए हैं, तो आज जो प्रस्ताव आया है सरकार की तरफ से, मैं उसकी निंदा करता हूं। लेकिन इस पूरे प्रकरण में एक बात अनुत्तरित रही, वो ये कि जब आज स्पीकर पद के लिए चुनाव होना था और अंततोगत्वा ओम बिरला को विजेता घोषित किया गया, तो इंडिया गठबंधन की ओर से मत विभाजन की मांग या जो डिवीजन ऑफ वोट्स कहा जाता है वो क्यों नहीं मांगा गया। अब ये क्या होता है, पहले आप ये समझिए। दरअसल लोकसभा में आमतौर पर ध्वनि मत से वोटिंग होती है। मत विभाजन भी मांगा जा सकता है, लेकिन प्रायः ध्वनि मत होता है। ध्वनि मत क्या, कोई प्रस्ताव है वो पटल पर रखा जाता है, स्पीकर सांसदों से पूछते हैं कि जो इस प्रस्ताव के समर्थन में है वो आए कहें, AYE हाँ, और जो विरोध में है वो नो कहें, NO, और जितने लोग जितनी ध्वनि पैदा करते हैं उस आधार पर फैसला लिया जाता है। समर्थन और विरोध की आवाज़ के परिमाण को सुनकर स्पीकर वोटिंग पर निर्णय लेते हैं कि ज़्यादा क्या सुना गया, आए या नो, या हाँ या ना। सांसदों के पास अधिकार होता है कि वो मांग कर सकते हैं कि स्पीकर हर एक सांसद का वोट रिकॉर्ड करें और इसे कहा जाता है डिवीजन ऑफ वोट्स। अगर किसी सांसद ने डिमांड कर दी तो मानने के लिए स्पीकर बाध्य होते हैं और ऐसे में हर एक सांसद का वोट रिकॉर्ड किया जाता है। लेकिन नेता विपक्ष राहुल गांधी या इंडिया गठबंधन के किसी सांसद ने मांग की नहीं। इसका कारण सांसद और कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने एक्स पर लिखा।
वो लिखते हैं, इंडिया गठबंधन की पार्टियां मत के विभाजन के लिए जोर दे सकती थी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। वो इसलिए क्योंकि वो चाहते थे कि आम सहमति और सहयोग की भावना प्रबल हो, जिसका प्रधानमंत्री और एनडीए के कार्यों में स्पष्ट रूप से अभाव होता है। लेकिन क्या यही कारण था या कोई और बात भी थी? दरअसल 25 जून के ललन टॉप शो में हमने आपको बताया था कि इंडिया और एनडीए के बीच गरारी डिप्टी स्पीकर के पद को लेकर फंसी हुई है। इंडिया गठबंधन चाहता है कि लोकसभा में डिप्टी स्पीकर का पद विपक्ष के पास आए, लेकिन एनडीए का कहना है कि इस पर बाद में बात करेंगे। अब दबी जुबान में खबरें चलने लगी हैं कि भाजपा इस बात पर सैद्धांतिक रूप से सहमत है कि विपक्ष को डिप्टी स्पीकर की कुर्सी दी जाए ताकि ओम बिरला के चुनाव का गतिरोध खत्म किया जा सके। इसमें कितनी सच्चाई है, ये समझते हैं पत्रकारों से। नहीं, मुझे तो इसकी गुंजाइश कम लग रही है, क्योंकि जब कल स्पीकर के चुनाव से पहले बैठक हुई थी, जिसमें सरकार और विपक्ष की बैठक थी, जब उससे नाराज होकर केसी वेणुगोपाल बाहर निकले और कहा कि सरकार ने हमारी बात नहीं मानी, तो उसमें जो मेन मांग थी वो यही थी, मुख्य मांग, कि डिप्टी स्पीकर का पद आप हमें दे दीजिए और हम स्पीकर का चुनाव नहीं होने देंगे और सर्वसहमति से ओम बिरला साहब को चुन लिया जाता। लेकिन जब कल डिप्टी स्पीकर की बात नहीं मानी, तो फिर आज सरकार वो पद कैसे दे सकती है? जो चुनाव हुआ स्पीकर का, जो दोनों तरफ से नॉमिनेशन किया गया, उसकी मूल जो वजह थी वो ये थी कि सरकार ने विपक्ष की बात नहीं मानी, क्योंकि विपक्ष की मांग ये थी कि डिप्टी स्पीकर का पद हमें दे दीजिए। राहुल गांधी ने इस बात का जिक्र भी किया था, ये एक परंपरा रही है कि स्पीकर हमेशा सत्ता पक्ष का होता है और डिप्टी स्पीकर विपक्ष के साथ जाता है। तो उन्होंने उदाहरण भी दिया था कि यूपीए के समय में हमने ऐसा किया था, लेकिन अब सरकार ने क्योंकि हमारी बात नहीं मानी, इसलिए के सुरेश ने स्पीकर पद के लिए नॉमिनेशन किया था। वो भले ही चुनाव हार गए, वो एक अलग कहानी है, लेकिन डिप्टी स्पीकर के पीछे ही पूरी लड़ाई थी और इसीलिए स्पीकर का चुनाव हुआ जो आपके सामने था। जो होगा जैसा होगा ललन टॉप आपको बताता रहेगा। अब चलते हैं अगली बड़ी खबर की ओर, जो है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से जुड़ी हुई। आप जानते हैं कि प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने दिल्ली की आबकारी नीति में कथित घोटाले के मुकदमे में अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट किया हुआ है। अरविंद केजरीवाल न्यायिक हिरासत में दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद हैं। अब 25 जून को 2 अपडेट आए। एक दिन में दिल्ली हाईकोर्ट ने राउस एवेन्यू कोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी जिसमें अरविंद केजरीवाल को जमानत दी गई। दूसरा अपडेट था कि रात में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी सीबीआई ने तिहाड़ जेल से अरविंद केजरीवाल को हिरासत में ले लिया। ऐसी खबरें चली और फिर उसके बाद स्पष्टीकरण आया कि अभी हिरासत में नहीं लिया है। लेकिन बात कहां से आई? वही दिल्ली की आबकारी नीति वाला मामला है। दरअसल ईडी जांच कर रही है आबकारी नीति के केस में मनी लॉन्ड्रिंग के मामले की और सीबीआई जांच कर रही है भ्रष्टाचार और घूसखोरी की। हिरासत में लेने के बाद सीबीआई ने अरविंद केजरीवाल से पूछताछ की और उन्हें आज राउस एवेन्यू कोर्ट में पेश किया। इस दौरान सीबीआई ने केजरीवाल को औपचारिक रूप से गिरफ्तार करने की अनुमति मांगी और कहा कि एजेंसी उन्हें लोकसभा चुनाव से पहले भी गिरफ्तार कर सकती थी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। सीबीआई ने अदालत में और क्या कहा? सीएम केजरीवाल ने 16 मार्च 2021 को सचिवालय में मगुंटा रेड्डी से पहली मुलाकात की। मगुंटा रेड्डी सांसद हैं, दक्षिण की राजनीति में बड़ी हैसियत रखते हैं। मगुंटा रेड्डी ने केजरीवाल से मुलाकात की और शराब नीति को लेकर सहयोग मांगा। केजरीवाल ने उन्हें मदद का भरोसा दिया और उनसे आम आदमी पार्टी को फंड मुहैया कराने को कहा। मगुंटा रेड्डी को कविता से बात करने को कहा गया। 19 मार्च 2021 को कविता ने रेड्डी से संपर्क किया और उनसे हैदराबाद में मिलने को कहा। हैदराबाद में कविता ने रेड्डी से 50 करोड़ रुपए की मांग की। रेड्डी को बताया गया कि वो पहले से ही नई शराब नीति पर काम कर रहे हैं और उनसे इस पॉलिसी पर साथ मिलकर काम करने को कहा गया। ये सब मुख्यमंत्री केजरीवाल की जानकारी और उनके निर्देश पर हुआ, ऐसा ये सीबीआई के इल्जाम हम पढ़ रहे हैं। सीएम केजरीवाल का कहना है कि विजय नायर उनके साथ काम नहीं करते थे, बल्कि आतिशी और सौरभ भारद्वाज के लिए काम करते थे। सीएम केजरीवाल से हिरासत में पूछताछ करने की जरूरत है। वो ये भी नहीं बता रहे हैं कि विजय नायर उनके अधीन काम कर रहे थे या नहीं। सीएम केजरीवाल ने सारी जिम्मेदारी मनीष सिसोदिया पर डाल दी। कहा कि निजीकरण का आइडिया मनीष सिसोदिया का था और उन्हें आबकारी नीति के बारे में कोई जानकारी नहीं। ये सब सीबीआई का इल्जाम। इसके बाद सीएम केजरीवाल ने अपना पक्ष रखा। जानते हैं उन्होंने क्या कहा? सीबीआई सूत्रों के मुताबिक मीडिया में चलाया जा रहा है कि मैंने एक बयान दिया है कि मैंने सारा दोष मनीष सिसोदिया के सर पर मढ़ दिया। मैंने ऐसा कोई बयान नहीं दिया। मैंने कहा था कि मनीष सिसोदिया निर्दोष हैं, आप निर्दोष हैं। ये हम केजरीवाल के रिप्लाईज पढ़ रहे हैं। इनका सारा प्लान हमें मीडिया में बदनाम करने का है। इस कोर्ट में ये रिकॉर्ड किया जाए कि सीबीआई मीडिया में ये सब न फैलाए। ये चाहते हैं कि फ्रंट पेज पर यह हेडलाइन हो कि केजरीवाल ने अपना ठीकरा मनीष सिसोदिया पर फोड़ा। ये टॉप हेडलाइन होगी अखबार की। ये लोग सनसनी फैलाना चाहते हैं। सीबीआई को पूछताछ में मैंने बताया था कि पॉलिसी को लेकर मैंने सिसोदिया को 3 निर्देश दिए।
एक रेवेन्यू बढ़ाना है, 2 कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए दुकानों से भीड़ कम करनी है और तीसरा बिंदु दिल्ली में शराब दुकानों को बराबर प्रपोर्शन में खुलवाना है। अभी 2-3 दिन देखना कि सीबीआई के सूत्र मीडिया में क्या क्या प्लांट करेंगे। कोर्ट ने साफ किया कि मीडिया कई बार छोटे चुनिंदा हिस्सों को लेकर खबरें बनाता है, जो एक बड़ी दिक्कत है। अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया, जो इस बुलेटिन के लिखे जाने तक सामने नहीं आ पाया। इसके अलावा कोर्ट में क्या हुआ, सुनते हैं वहां मौजूद पत्रकारों को। आखिरकार अरविंद केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट ने 3 दिनों की सीबीआई हिरासत में भेज दिया है। अब अरविंद केजरीवाल को शनिवार यानी 29 जून को शाम 7 बजे से पहले सीबीआई अपनी जांच पड़ताल के बाद कोर्ट के सामने पेश करेगी। और ये भी बता दिया जाए कि आज सारे दिन जब सुनवाई चली है तो लगभग 4 घंटे से ज्यादा सुनवाई चली, जिसमें पहले अरविंद केजरीवाल की तरफ से पक्ष रखा गया और उन्होंने कहा कि हमें गिरफ्तार कर लिया गया है। और उन्होंने बताया कि ये समय गिरफ्तारी का बिल्कुल सोच समझ कर तय किया गया है। जब मुकदमा मेरे खिलाफ 2022 के अगस्त में दर्ज था, तो अभी जब सीबीआई को ये लगा कि ईडी की हिरासत से, ईडी के मामले में अब उनको जमानत मिल रही है, तो ऐसे में उनकी जमानत से पहले उनकी जमानत या बाहर आने रिहाई में रोड़ा अटकाने के लिए सीबीआई ने बहुत सोची समझी साजिश के तहत ऐसा समय चुना है कि अरविंद केजरीवाल बाहर ना आ पाएं। और सीबीआई ने जब इस बात की काट की तो अदालत के आगे उन्होंने कहा कि हम इन्हें पहले गिरफ्तार कर सकते थे, लेकिन हमारे पास विकल्प था, क्योंकि सबूत हमारे पास काफी पहले से थे। जिन दूसरे सह आरोपियों को गिरफ्तार किया गया उनके बयान हमारे पास हैं, अन्य लोगों के बयान और उनके सारे सबूत हमारे पास हैं। लेकिन हमारे लिए मुश्किल ये थी कि उसी समय ईडी ने गिरफ्तार किया था, ईडी के बाद ये हिरासत में थे। इसके बाद अदालत ने इनको चुनाव प्रचार के लिए छुट्टी दे दी थी, यानी रिहा कर दिया था। और अब ये सही समय है जिसमें हमने इनको गिरफ्तार किया है, क्योंकि अब इससे आगे अगर इनको रखा जाता है तो जांच एक निर्णायक मोड़ की ओर आगे बढ़ाना है। बाकी सारे लोगों के बयान और सारे लोगों के दस्तावेजी सबूत हमारे पास मौजूद हैं। अरविंद केजरीवाल से उसकी तस्दीक करानी है, लिहाजा हमें कम से कम 5 दिन सीबीआई की हिरासत में अरविंद केजरीवाल को दिया जाए, क्योंकि हमने जेल में भी इनसे पूछताछ की थी और जेल में पूछताछ के दौरान अरविंद केजरीवाल ने ऐसे गोलमोल जवाब दिए थे। तो ऐसे में आवश्यक है कि मामले की जांच के लिए अरविंद केजरीवाल को कम से कम 5 दिन की सीबीआई हिरासत में दिया जाए, ताकि हम इनसे पूछताछ भी कर सकें, सह आरोपियों के साथ इनका कन्फ्रंटेशन यानी आमना सामना करा सकें, जो दस्तावेजी सबूत हैं उनसे उनकी तस्दीक करा सकें, और जो इलेक्ट्रॉनिक सबूत हमारे पास हैं उससे भी इनका आमना सामना करा दिया जाए, उनके बारे में भी और जानकारी ली जाए, ताकि हम इस पूरे मामले की तह तक पहुंच सकें। साथ ही आम आदमी पार्टी समर्थक दलों और विरोधियों की प्रतिक्रियाएं भी आप सुन लीजिए। सिसोदिया जी की गैर कानूनी तरीके से जो गिरफ्तारी हुई, उसके बाद अरविंद जी की हुई, तो पूरा इंडिया ब्लॉक थ्रू आउट दिस एंटायर मैटर हैज बीन सपोर्टिंग आम आदमी पार्टी। हमने देखा रामलीला मैदान में एक बड़ी रैली हुई थी चुनाव के टाइम, तो सारी द एंटायर ऑपोजिशन इज वेरी क्लियर दैट ED and CBI are being made as political tools to finish off the opposition. लेकिन ये लड़ाई कोर्ट के अंदर की लड़ाई हम कोर्ट में लड़ेंगे और पार्लियामेंट की लड़ाई भी हम पार्लियामेंट में ये मुद्दा जरूर उठाएंगे। और मुझे लगता है कि शराब नीति घोटाले में जितने भी दोषी हैं उनके खिलाफ जांच अपनी काम कर ही रही है। मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी और के कविता से लगातार पूछताछ चल रही थी, तो शराब नीति घोटाले में ये तो स्पष्ट है कि अरविंद केजरीवाल इसके सूत्रधार है और सीधा उनकी इन्वॉल्वमेंट है। तो मैं तो यही कहूँगा कि जांच एजेंसी अपना काम कर रही है और फायदा होकर के सामने आए। इस खबर में जो भी अपडेट्स होंगे ललन टॉप आप तक लेकर आता रहेगा। आज के ललन टॉप शो में इतना ही। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। अगले एपिसोड में मुलाकात होगी, ऐसे कामना के साथ लेते हैं विदा। शुक्रिया, शुभ रात्रि।